मेरा नाम शैलेंद्र वर्मा है। मेरी उम्र 76 साल है और मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सच पर फिल्में बनाते हुए गुजारा है। लेकिन यह कहानी उस दिन की है जब मैंने खुद अपने ही घर में सच में मुंह मोड़कर बदले की राह पकड़ ली। मैंने अपने बेटे निखिल के रेस्टोरेंट में लगभग 4 करोड़ लगाए थे। मैंने सोचा था रिटायरमेंट के बाद यह मेरा सबसे बड़ा गर्व होगा। यह मेरे बेटे का रेस्टोरेंट है और इस सपने में मैंने भी हाथ बटाया है। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो चुकी है और मुझे बुलाया ही नहीं, उसी दिन सब कुछ अंदर से टूट गया। उस दिन मैंने दरवाज़ा खटखटाने से पहले तक खुद को दुनिया का सबसे खुश पिता समझा था और दरवाज़ा खोलने के बाद खुद को सिर्फ एक मूर्ख निवेशक महसूस किया। उससे पहले जरा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनते हैं और कुछ महसूस करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिए कि आप भारत के किस शहर से मेरी कहानी सुन रहे हो। मुझे सच में जानकर अच्छा लगेगा कि मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। चलिए अब वापस आते हैं उसी दरवाजे पर जहाँ से यह तूफान शुरू हुआ। मैं मुंबई के अंधेरी वाले उनके फ्लैट के बाहर खड़ा था। हाथ में एक महंगी एपोरेट शैंपेन की बोतल थी और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा पोस्टर ट्यूब। मैंने पोस्टर पर काफ़ी मेहनत की थी। पुराने रीलों के कुछ फ्रेम निखिल की कुकिंग की बचपन वाली तस्वीरें और बीच में बड़े अक्षरों में लिखा था निखिल्स किचन, हमारे घर का सपना। मैं उस पोस्टर को रेस्टोरेंट की दीवार पर लगाते हुए देखना चाहता था। दरवाज़ा खुला और मेरी बहू ईशा सामने खड़ी थी। सिर से पांव तक ब्रांडेड एथलीचर, हाथ में नया सा आईफोन जैसे किसी हथियार की तरह पकड़ा हो। उसकी नज़र सबसे पहले शैंपेन की बोतल पर गई, फिर पोस्टर ट्यूब पर, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। न गर्मजोशी न अपनापन, बस ऐसा जैसे सामने कोई गुमराह बुजुर्ग खड़ा हो जो गलत पता ढूंढ कर आ गया हो। जी पापा, उसने पूछा भी नहीं, बस ऐसे बोली जैसे वह जानती है कि मैं क्या आया हूँ और उसे अब यह सब अच्छा नहीं लग रहा। निखिल घर पर है? मैंने मुस्कुरा कर पूछा, आवाज़ में खुशी छुपाते हुए। सोचा था ओपनिंग से पहले मिलकर एक प्लान बना ले, एक छोटा सा सरप्राइज भी है। ओपनिंग उसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए झिझक गई, फिर उसने खुद को संभाल लिया। पापा, रेस्टोरेंट की ओपनिंग तो हो चुकी है पिछले हफ्ते। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में बम फोड़ दिया हो। क्या मैंने सोचा मैंने गलत सुना होगा? कब? पिछले मंगलवार, उसने बहुत आराम से कहा। हमने बहुत छोटी सी पूजा और ओपनिंग रखी थी। बस सबसे करीब लोग थे, फैमिली और फ्रेंड्स। उसके मुंह से सबसे करीबी लोग शब्द निकले और मेरे हाथ पर रखी शैंपेन की बोतल अचानक बहुत भारी लगने लगी। तो मैं क्या कहूँ? मेरी आवाज़ खुद मुझे भी अजनबी लगी। करोड़ लगाने वाला आदमी तुम्हारे हिसाब से सबसे करीबी में नहीं आता। उसने सांस ली, दरवाजे के फ्रेम पर टेक लगाकर बोली, पापा, पैसे अलग चीज़ है, ये हमारा बिजनेस है, हमारी लाइफ है। आपने मदद की, हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन हर चीज़ में आपकी एंट्री जरूर नहीं है। यह हमारा बिजनेस है। मैंने गुस्सा दबाते हुए पूछा, मैंने जितना पैसा लगाया उसके बाद भी मेरा कोई हम नहीं बचता। आपने निखिल को पैसा दिया। उसकी आवाज़ अब ठंडी हो चुकी थी। इसका यह मतलब नहीं कि आप हर वक्त यहाँ आते रहे, हर चीज़ में दखल दे। यह रेस्टोरेंट निखिल का सपना है, आपका प्रोजेक्ट नहीं। अंदर लिविंग रूम दिख रहा था। सीढ़ियों के पास 5-6 बड़े बड़े शॉपिंग बैग रखे थे, हाई एंड मॉल्स के लोगों जिन्हें दूर से भी पहचाना जा सके। मुझे याद आया, अभी महीने भर पहले ही मैंने आखिरी इंस्टॉलमेंट भेजी थी, तो ओपनिंग हो गई। मैंने पूछा, और आपने सोचा कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है? हमने सोचा था बाद में आपको बैठा कर सब दिखाएंगे। उसने सिर झुकाए बिना कहा, फिलहाल आप प्लीज़ घर जाइए। निखिल बहुत बिजी है, किचन में ही मैं है और अभी वह आपसे बात करके स्ट्रेस नहीं ले सकता। मैंने जेब से अपना फ़ोन निकाला, वही खड़े खड़े निखिल को कॉल लगाया। चौथी बेल पर उसने उठाया। पीछे से किचन का शोर आ रहा था, जैसे प्रेशर कुकर और ऑर्डर्स के एक साथ चीख रहे हो। हाँ पापा, जल्दी बोलो, मैं लाइन पर ज़्यादा देर नहीं रह सकता। वो हाँफती आवाज़ में बोला,
तुम्हारी बहू कह रही है कि रेस्टोरेंट की ओपनिंग पिछले हफ्ते हो गई। यह मजाक है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ पापा, अब मतलब मैंने सोचा था कि आपको बाद में मैंने बात बीच में काट दी। मैंने तुम्हें 4 करोड़ दिए बेटा, सिर्फ इसलिए कि तुम अपना सपना जी सको, और उसे सपने के सबसे पहले दिन पर मैं मौजूद भी नहीं हूँ। पापा अभी मैं बहुत फंसा हुआ हूँ, प्लीज़ हम बाद में बात करते हैं, उसने जल्दी से कहा और फ़ोन काट दिया। टोन की टूटू आवाज़ कुछ सेकंड तक मेरे कानों में गूंजती रही। मेरी उंगलियां काँप रही थी। मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला आदमी था, अरबों रुपयों के घोटाले उजागर किए थे, बड़े बड़े नेताओं की पोल खोली थी, और आज अपने ही बेटे के दरवाजे पर खड़ा था जैसे कोई बेइज्जत किया हुआ सेल्समैन। आपको अब जाना चाहिए पापा, ईशा ने कहा। उसकी आवाज़ अब साफ साफ कड़क हो चुकी थी। फिलहाल आप यहाँ वेलकम नहीं है। यह हमारा घर है, हमारा स्पेस है। यह घर, मैंने धीमी लेकिन साफ आवाज़ में कहा, उन पैसों से चल रहा है जो मैंने भेजे हैं, रेस्टोरेंट भी। फिर भी ये यहाँ वेलकम नहीं। आपने चेक लिखा था, उसने कंधे उसका उसका कर कहा। मतलब यह नहीं कि आपको हक मिल गया हमारी लाइफ कंट्रोल करने का। मैं पहले ही जेब से अपना छोटा सा ग्रोपो कैमरा निकाल चुका था, और मेरी आदत थी 40 साल से जहाँ जाता हूँ रिकॉर्डिंग करता हूँ। पता नहीं कब कौन सा पल सच दिखा दे। मैंने सामने करके रिकॉर्ड बटन दबा दिया। आप क्या कर रहे हैं ईशा, थोड़ी सी तनी, मुझे रिकॉर्ड मत कीजिए, मैं तो बस डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। मैंने हल्का सा तंज किया, एक बाप की जिसने सोचा था कि वो अपने बेटे का पार्टनर है, पर निकला सिर्फ एक एटीएम। उसने दरवाज़ा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी पल मेरी नज़र उसके पीछे रखे कंसोल टेबल पर पड़ी। उसके फ़ोन पर पड़ी। स्क्रीन बिना लॉक के ऊपर की तरह थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा जोर से खींचा, स्क्रीन जल उठी। बस 2-3 सेकंड के लिए, लेकिन मेरे जैसे आदमी के लिए इतना टाइम काफ़ी था। नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, हरा सा बैकग्राउंड, सफ़ेद अक्षर, गोल्डन पैलेस, ऑनलाइन रमियो, 5 विंडोल इज बैंकिंग, 5 लाख निकासी जारी। और यह सब मैं अपने कैमरे की छोटी सी स्क्रीन पर साफ साफ देख रहा था। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। मैं बाहर बरात में खड़ा रह गया, एक हाथ में सेपन की बोतल, दूसरे में चालू कैमरा। कुछ सेकंड पहले तक मुझे लगा था कि मेरा सबसे बड़ा दर्द यह है कि उन्होंने मुझे ओपनिंग पर नहीं बुलाया। अब अचानक मुझे एहसास हुआ कि असली कहानी शायद कहीं और है, पैसे की, झूठ की, और किसी ऐसी आदत की जो 5 लाख एक क्लिक में निकल जाती है। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर कर अपनी कार तक आया, ड्राइवर सीट पर बैठा और गोपा का फुटेज चलाकर वह फ्रेम बार बार देखने लगा जहाँ स्क्रीन पर वह लाइन दिख रही थी, 5 वो विड्रॉल पेडिंग। मेरे होठों पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। वह खुशी वाली मुस्कुराहट नहीं थी, वह जैसी मुस्कुराहट थी जो मुझे उस वक्त आती थी जब मैं किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए परफेक्ट शॉट पकड़ लेता था। वह एक फ्रेम जिसमें पूरा झूठ नंगा हो जाता है। और पहुँचते पहुँचते मैंने कार में रेडियो चालू नहीं किया। पूरे रास्ते बस मुंबई की ट्रैफिक और मेरी अपनी सांसों की आवाज़ थी। घर वही पुराना था, पुरानी सी बिल्डिंग, बालकनी में गमले, अंदर बिखरी हुई मेरी पुरानी रीलें, अवाइड्स, पोस्टर, सब कुछ जैसा का तैसा था। पर मैं पहले जैसा नहीं रहा था। सीधे अपने छोटे से ऑफिस रूम में गया, ग्रोपो लैपटॉप से जोड़ा और फुटेज फ्रेम बाय फ्रेम देखने लगा। स्क्रीन पर दोबारा वही चीज़ें नज़र आ रही थी जिन्हें मैंने दरवाजे पर खड़े खड़े महसूस तो किया था, पर समझा नहीं था। सीढ़ियों के पास बड़े महंगे शॉपिंग बैग जिनमें से टिश्यू पेपर झांक रहा था। टेबल पर बिलों का ढेर, ज़्यादातर शायद बिना खुले हुए, और फिर वो नोटिफिकेशन, गोल्डन पैलेस, ऑनलाइन रमी और 5 वो विंडोज इज पेडिंग। मैंने खुद से बुदबुदा कर कहा, तू तो कह रही थी हमारी लाइफ से फेस है, हमारा बिजनेस है। अच्छा, आप देखते हैं ये हमारा और आपका असल में होता क्या है। अगले 3 दिन में बाहर कहीं नहीं गया। गूगल पर रेस्टोरेंट का नाम सर्च किया, इंस्टाग्राम पर ईशा को प्रोफाइल पर गया। हर फोटो में वही कहानी थी, महंगे खाने, नए कपड़े, स्पा डे, कड़ी मेहनत का फल।
मैं अपनी अपडेट्स खुद मैनिफेस्ट करती हूँ। जैसे कैप्शन में स्क्रीन पर उसकी मुस्कान देख रहा था और सोच रहा था, अपडेट्स किसका है, मेहनत किसकी है, अपडेट्स किसकी है और रिस्क किसका। रात के 2 बजे मैंने गलती से उसके एक पुराने पोस्टर को लाइक कर दिया। घबरा कर तुरंत अनलाइक कर दिया, लेकिन मन में सवाल घूमने लगा, क्या नोटिफिकेशन इतनी जल्दी जाती होगी। अगले दिन दोपहर में उसका कॉल आ गया। पापा, मैं उस दिन के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में मिठास थी जो मुझे अब जहरीली लग रही थी। मैं बहुत स्ट्रेस में थी, इसलिए आपसे थोड़ी रुकी हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा, चुप्पी कई सेकंड तक खींच गई। फिर उसने धीरे धीरे असली बात शुरू की। देखिए, फ्रिज खराब हो गया है, कोल्ड स्टोरेज की रिपेयरिंग में बहुत पैसा लग रहा है, स्पालर्स पैसे मांग रहे हैं, किराया भी देना है। अगर आप थोड़े से और पैसे भेज दे, बस 50 लाख, तो सब संभल जाएगा। मैंने हल्का सा हंस दिया। 50 लाख? मैं बोला, तो मतलब मैं ओपनिंग पर बुलाने लायक नहीं हूँ, लेकिन क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करने लायक हूँ। उसकी मीठी आवाज़ अचानक कर्कश हो गई। पापा, आप इमोशनल मत होइए। अपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर रेस्टोरेंट गिर गया तो आपका पैसा भी डूब जाएगा, आप ही हारेंगे। इन्वेस्टमेंट, मैंने धीरे धीरे दोहराया। अजीब इन्वेस्टमेंट है जिसके कोई कागज़ नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई ऑफिशियल पार्टनरशिप नहीं, बस बूढ़ा बाप और एक भरोसा। उसने फ़ोन काट दिया। मैं कुछ देर स्क्रीन देखता रहा, फिर धीरे धीरे लैपटॉप पर एक और विंडो खोली। भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट। मैंने रेस्टोरेंट का नाम डाला, हार्वेस्ट स्पाइस हॉस्पिटलिटी LLP जैसा कुछ नाम था। कुछ सेकंड में पूरी डिटेल सामने आ गई। रजिस्ट्रेशन की तारीख, पार्टनर्स के नाम, ऑफिस का पता, पार्टनर्स के लिस्ट में 2 नाम थे, निखिल वर्मा और ईसा वर्मा। उसके नीचे साफ लिखा था, अन्य पार्टनर नील। मैंने स्क्रीन को झूम करके 2-3 बार देखा, शायद कहीं मेरा नाम छूट गया हो। नहीं था। नीचे स्क्रॉल किया, कहीं भी शैलेंद्र वर्मा नहीं। मेरे 4 करोड़ थे, लेकिन कानून की नज़र में मैं सिर्फ एक अच्छा पिता था जिसने बेटे को तोहफे में पैसा दे दिया। मैंने दराज से पुराना चेक बुक निकाला। आखिर काउंटर फाइल पर लिखा था, पे टू निखिल वर्मा अमाउंट। चाली, मैंने कंपनी से नाम से चेक नहीं लिखा था, सीधे बेटे के नाम से लिखा था। यानी कानून की भाषा में एक गिफ्ट था, इन्वेस्टमेंट नहीं, पार्टनरशिप नहीं। और पार्टनरशिप की जगह जहाँ मेरा नाम होना चाहिए था, वहाँ खालीपन था। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, एक अजीब सा ठंडा एहसास था। तू 40 साल से दूसरों के धोखे पर फिल्में बना रहा था, शैलेंद्र, और अपने घर में हो रहे धोखे को देख नहीं भी नहीं पाया। मैंने मोबाइल उठाया और अपनी बेटी नैना को मैसेज किया, जो बेंगलुरु में रहती थी। तुम सही थी, ईसा मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। कुछ सेकंड में उसका जवाब आया, पापा, जो भी करना है मिलकर करेंगे, लेकिन याद रखेगा, बदलाव और इस सब एक चीज़ नहीं होते। मैं स्क्रीन की रोशनी में अपने चेहरे को देख रहा था, आंखों के नीचे काले घेरे सफ़ेद बाल, और वह आदमी जो खुद को हमेशा सच का सिपाही कहता था, अब बदले की तरफ पहला कदम बढ़ाने वाला था। और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर यह कदम मुझे किस अंधेरे में ले जाएगा। यही से असली कहानी शुरू होती है। नैना अगले ही दिन शाम की फ्लाइट से बेंगलुरु से मुंबई आ गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, कहा था, तू काम से छुट्टी मत ले, मैं संभाल लूँगा। लेकिन वह हंस पड़ी, पापा, आप अकेले कंप्यूटर पर झूम करके सच नहीं ढूंढ सकते। हर बार कभी कभी कोई अपने जैसा भी साथ चाहिए होता है। रात को हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मेरे सामने लंच बॉक्स के डिब्बे नहीं, फाइलिंग, पासबुक और लैपटॉप खुले पड़े थे। नीना ने चश्मा पहनकर मेरे चेकबुक का आखिरी पन्ना देखा। ये देखो, उसने उंगली रखकर कहा, आपने एक एक करके पैसा निखिल के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। कंपनी ने अकाउंट में नहीं, तो लीगल भाषा में यह गिफ्ट है। पापा, इन्वेस्टमेंट नहीं। मैंने गहरी सांस ली। मुझे लगा था अपना ही बेटा है, कागज़ की क्या ज़रूरत। मैंने धीरे आवाज़ में कहा, यही तो दिक्कत है ना। नैना बोली,
हम इंडिया में रिश्तों के नाम पर पैसे दे देते हैं, लेकिन बाद में लड़ाई भी इसी पैसों की होती है। आप डॉक्यूमेंट्री में लोगों को सच और सबूत पर जीना सिखाते हो, पर अपनी लाइफ में सबूत ही नहीं रखा। उसकी बात चुप पर सच भी थी। तो मैंने पूछा, कानून की नज़र में मेरा कोई हक नहीं? पूरी तरह नहीं भी नहीं। वह सोचते हुए बोली, अगर हम यह प्रूव कर पाए कि यह पैसा लोन था, सिर्फ गिफ्ट नहीं, तो सिविल केस किया जा सकता है। पर लंबा चलेगा, थकाऊ होगा और निखिल और ज़्यादा दूर हो जाएगा। मैंने सिर पकड़ लिया। मुझे निखिल से लड़ना नहीं है। मैंने कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि वह समझे उसके साथ क्या हो रहा है और मेरे साथ क्या हुआ है। नीना ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। तो फिर हम पहले सच पूरा देखना पड़ेगा पापा, उसने कहा। अभी हमारे पास बस एक नोटिफिकेशन का फ्रेम है। हमें पूरी कहानी चाहिए, गलती, झूठ, जुआ, सब की पूरी तस्वीर। अगले कुछ दिनों में हम दोनों ने मिलकर अपना छोटा सा इन्वेस्टिगेशन प्लान बनाया। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट। नीना ने मेरे नेट बैंकिंग से पिछले साल के सारे ट्रांजैक्शन डाउनलोड किए। फिर उसने एक एक ट्रांसफ़र को एक्सेल शीट में डाला। सामने वाली कॉलम में उसने गूगल से औसत रेस्टोरेंट सेटअप कॉस्ट, किचन इक्विपमेंट, रेड लाइसेंस की पोस्टलें की। कल्याण देखकर वह खुद रुक गए। ये देखिए, उसने स्क्रीन पर टैब बदल कर दिखाया। आपने अप्रैल में 1 करोड़ भेजा, मई में 1.5, फिर छोटे छोटे अमाउंट्स पर कंपनी के नाम पर किसी इक्विपमेंट सप्लायर को डायरेक्ट पेमेंट नहीं, ज़्यादातर कैश विड्रॉल या पर्सनल खर्च। मैंने स्क्रीन पर शॉपिंग मॉल, ट्रेवल एजेंसी, स्पा एंड वेलनेस जैसे शब्द पढ़े और चुप हो गया। मेरे हाथ खुद ब खुद गोद में बंद हो गए। और ये देखिए, नीना ने ईसा के इंस्टाग्राम और फेसबुक के स्क्रीनशॉट मेरे सामने फैला दिए। जिन दिनों बड़े बड़े अमाउंट्स निकले हैं, उन्हीं दिनों उसके यह पोस्ट है, न्यू बैग, गोवा वीकेंड, सेल्फ केयर डे। बस कैप्शन बदल बदल कर वही बात। मैं अपनी अटैक करती हूँ और मेरी अपडेट्स, मैंने कड़वी हंसी के साथ कहा, उसे बैंक से मिल जाती है। हम दोनों देर रात तक डाटा देखते रहे। यह कोई फिल्म नहीं थी जहाँ बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा हो। तीसरे दिन हमने तय किया, अब बाहर से देखने बंद, अंदर से देखना शुरू। पापा, आप रेस्टोरेंट जाइए, नीना ने कहा। कस्टमर बनकर अकेले जाइए, मैं दूर से देखूंगी। आप बस वॉच कीजिए, पैसे का फ्लो, कस्टमर, स्टाफ, ईसा का बिहेवियर। मैंने अपना पुराना छोटा कैमरा निकाला जो शर्ट के बटन जैसा दिखाता था। डॉक्यूमेंट्री के दिनों का साथी उसे लगाकर मैं हार्वेस्ट स्पाइस पहुंचा। रेस्टोरेंट का बोर्ड चमकदार था, गोल्डन राइस ग्रीनरी, बाहर 2-3 महंगी कारें। अंदर जाते ही वेटर ने मुझे बड़े प्यार से सीट ऑफर की। वेलकम सर, टेबल फॉर 1। हाँ बेटा, मैंने मुस्कुरा कर कहा, और अगर आप मुझे मेन्यू समझा दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं पुरानी चीज़ों में फंसा हुआ आदमी हूँ। मेन्यू में व्यंजनों के नाम भी ऐसे थे कि आधा समय तो मैं उच्चारण पर ही अटक गया। कीमतें देखकर मुझे अपने ज़माने की पूरी किराने की लिस्ट याद आ गई। थोड़ी देर बाद मैंने ईसा को देखा। वह बार के पास खड़ी थी, किसी सप्लायर से ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। अगर अगले हफ्ते तक पेमेंट नहीं आया तो मैं आपको सामान ले ही नहीं सकती, वह बोल रही थी। मुझे भी तो अपनी ईएमआई भरनी है। उसके चेहरे पर वह नर्म मुस्कान नहीं थी जो वह सोशल मीडिया पर दिखाती थी। वहाँ सिर्फ चिड़चिड़ापन और थकान थी। मैंने धीरे धीरे पूरा माहौल देखा। किचन से आवाज़, स्टाफ का हल्का तनाव, काउंटर से पीछे गेस्ट। बीच बीच में ईसा अपना फ़ोन निकालती, कुछ टैप करती, फिर वापस रख देती। जब वह मेरी टेबल के पास से गुजरी, उसने मुझे देखा नहीं। मैं जानबूझकर थोड़ा ज़्यादा जोर से खांसा। वह रुकी। आप यहाँ? उसने आंखें सिकोड़ कर पूछा। हाँ, मैंने शांत रहकर कहा। सुना था रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है। सोचा था बेटा तो बिजी है, कम से कम उसका खाना चल लूँ। वह कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से निकल आया। सेफ कोट पहने, चेहरे पर पसीना, आंखों में काम और थकान का मिजाजुला असर। पापा, उसने थोड़ा चौंक कर कहा, आपने बताया क्यों नहीं कि आ रहे? तुमने भी तो बताया नहीं कि ओपनिंग हो चुकी है। मैंने हल्का सा तीर छोड़ा। वो नज़र झुकाकर मेरे सामने बैठ गया। रेस्टोरेंट में बहुत प्रेशर है पापा, वह बुदबुदाया। सप्लाई, स्टाफ,
डेट सब कुछ। मैं बस सबको खुश रखना चाह चाह रहा था। खास करके ईसा को मैंने पूछा। वह चुप हो गई। इसी बीच ईसा ने वेटर को बुलाया, कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में वही वेटर मेरे पास आया। सर, अगर आप चाहे तो बिल रिसेप्शन पर में कर दीजिएगा। वह धीरे से बोला, मैडम ने कहा है आज बहुत व्यस्त है, बाद में बात होगी। मैंने सिर हिलाया, खाना ख़त्म किया और रिसेप्शन की तरफ चला गया। कार्ड से पेमेंट करके वक्त मेरी नज़र फिर एक बार काउंटर से पीछे रखे उसके फ़ोन पर पड़ी थी। स्क्रीन चालू थी और उसमें वही ऑफलाइन ऑनलाइन कार्ड गेम का आइकन चमक रहा था। उस रात जब मैं घर लौटा, नीना पहले से बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। कैसा था रेस्टोरेंट? उसने पूछा। बाहर से खूबसूरत, मैंने कहा। अंदर से कर्ज और टेंशन की स्मेल आ रही थी। हमने अगले हफ्ते के लिए पूरा प्लान बनाया। मैं और 2-3 बार अलग अलग समय पर रेस्टोरेंट जाऊंगा। कभी लंच, कभी डिनर, कभी अकेला, कभी किसी पुराने दोस्त के साथ, जिसे मैं पहले से बता दूंगा कि वह सिर्फ ऑब्जर्व करे। छोटे छोटे क्लिप्स, बातचीत, माहौल सब रिकॉर्ड करूंगा। पापा, यह सब ठीक है, नीना ने कहा, पर आपको यह भी समझना होगा कि लीगल फाइट में आप अलोन है। आपका नाम कहीं नहीं है। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, मैंने कहा, निखिल के लिए लड़ रहा हूँ। वो देख ही नहीं पा रहा कि उसकी पार्टनर उसके पैसों के साथ क्या कर रही है। 2 हफ्ते ऐसे ही निकले। मेरे कैमरे में अब दर्जनों छोटे क्लिप्स थे। ईसा सप्लायर से बहस करती हुई, स्टाफ पर चिल्लाती हुई, कभी कभी बार के पीछे बैठकर फ़ोन पर स्क्रीन स्वाइप करती हुई जैसे कार्ड फिसल रहे हो। एक दिन तो मैंने साफ सुना, वह अपनी एक दोस्त से कह रही थी, यार मैं पागल थोड़ी हूँ कि ससुर का नाम पार्टनरशिप में डाल दूँ। पूरे ब्रांड की इमेज बूढ़ी लगने लगेगी। पैसा तो वैसे भी उनके पास पड़ा था। मैंने बस उसे मूव कर दिया। यह सुनकर मेरी उंगलियां मुट्ठी में बदल गई। पैसा मूव कर दिया जैसे वह कोई सामान हो। उसी रात जब मैं यह क्लिप एडिट कर रहा था, मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। सर, आप शैलेंद्र वर्मा है। मैंने कौन लिखा। कुछ सेकंड बाद एक वॉइस नोट आया। आवाज़ किसी युवा लड़के की थी, शायद किचन स्टाफ। सर, मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे नौकरी का डर है, पर आप जो सोच रहे हैं वह सब सही है। मैडम रोज कैश काउंटर से पैसा निकालती है, फिर किचन से पीछे बैठकर मोबाइल पर खेलती रहती है। कई बार रात को देखा है वो 5 लाख एक साथ ट्रांसफ़र करती है। आपने जो पैसा दिया ना, वो रेस्टोरेंट में पूरा लगा ही नहीं। मेरे सीने में धक धक तेज हो गई। तुम्हें कैसे पता मैंने पैसा दिया? मैंने लिखा, सबको पता है सर, उसने रिप्लाई किया। वह खुद बोलती है, यह सारा सेटअप तो ससुर के पैसों से है। अब मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही हूँ। सर, मैं बस इतना चाहता हूँ कि निखिल सर बर्बाद ना हो। वो अच्छा इंसान है। मैंने कुर्सी से पीठ टिकाई, आंखें बंद कर ली। मेरा हाथ में सच था, पर यह सच बहुत गंदा था। कुछ देर बाद उसी नंबर से 2-3 फोटो और एक छोटा सा वीडियो आया। फोटो में काउंटर के पीछे का कैश बुक था, जिसमें कई बार कैश विड्रॉल के आगे सिर्फ एक छोटा सा एम लिखा था। वीडियो में ईसा खाली रेस्टोरेंट में टेबल पर बैठी थी। सामने उसका फ़ोन था, स्क्रीन पर वही रमी ऐप, और वह गुस्से में बोली, एक और हाथ, बस एक और, फिर निकाल लूँगी। अब कहानी मेरे और उसके बीच से निकलकर कागज़ और पिक्सल में उतरने लगी थी। अगले दिन नीना ने सुझाव दिया, पापा, यह सब अब सिर्फ फैमिली इश्यू नहीं रहा। यह जुआ है, कर्ज है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। अगर बिजनेस गिरा तो कर्मचारियों की नौकरी जाएगी, सप्लायर्स फंसेंगे। आपको एक प्रोफेशनल की तरह सोचना होगा। हम एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए जो मेरे पुराने दोस्त थे। उन्होंने पूरी कहानी सुनी, सारे प्रिंट आउट देखे, स्क्रीनशॉट, मैसेज, सबूत। देखो शैलेंद्र, वो शांत आवाज़ में बोले, कानून के हिसाब से तुमने गलती की, बिना पेपर के पैसा देना, लेकिन तुम्हारे पास अभी दो रास्ते हैं। एक सिविल केस, बहुत लंबा, थकाऊ, परिवार टूट जाएगा। दो, अगर यह जुआ और केस हेल्डिंग इतनी गड़बड़ है तो रेगुलेटरी बॉडीज़ को इन्फॉर्म करना, एक्साइज जो भी लागू हो, वहाँ से जो भी एक्शन होगा वो फैक्टर्स पर होगा, तुम्हारे गुस्से पर नहीं।
मैंने मेज पर फैले कागज देखे, मुझे याद आया मैंने कितनी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें मैंने सिस्टम की कमी और लालच को दिखाया था। उस वक्त लोग ताले बजाते थे, कहते थे आपने हिम्मत दिखाई। अब पहली बार हिम्मत दिखाने का मतलब था अपने बेटे के बिजनेस पर उंगली उठाना। अगर मैं शिकायत करूं, मैंने पूछा सबूत के साथ, तो क्या होगा? जांच होगी। वह बोले अगर कागज गड़बड़ है तो नोटिस आएगा, शायद छापा भी। पर ध्यान रखना, उस दिन तुम्हारा बेटा भी वही खड़ा होगा जहाँ ईसा खड़ी होगी। दोनों पर बराबर असर पड़ेगा। रात को घर वापस आकर मैंने बहुत देर तक सोचा। नीना चुपचाप बगल में बैठी रही, कुछ नहीं बोली। आखिर मैंने लैपटॉप खोला, एक नया फोल्डर बनाया, नाम रखा सच बनाम खून का रिश्ता, और उसी रात में बैठा एक लंबा डिटेल्स ईमेल लिखने। पहले एफएसआई को स्टोर करने के तरीके, एक्सपायरी डेट छुपाने के शक के बाद फिर एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए लिखकर स्टॉक और केस रिकॉर्डिंग का सवाल, और सबसे आखिर में अनाम शिकायत की मालिक की पत्नी बिजनेस केस से जुआ खेल रही है। मैंने भेजने से पहले आखिर बार सेंड बटन पर कर्सर रोका। पापा, नीना ने धीरे से पूछा, यकीन है? नहीं, मैंने ईमानदारी से कहा, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो यह आग सबको जला देगी, निखिल को, कर्मचारियों को, सप्लायर्स को, और शायद मुझे भी। मैंने सेंड दबा दिया। कुछ दिन तक कुछ नहीं हुआ। मैं अपने पुराने कैमरों, रीलों और किताबों के बीच घूमता रहा, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति हो। फिर एक सुबह निखिल का मैसेज आया, पापा आज आप रेस्टोरेंट मत आना, ठीक है? कुछ ऑफिशियल विजिट होने वाले हैं। मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैंने छोटा सा जवाब देखा, मैं आऊँगा नहीं, मैं तो पहले से वहाँ हूँ। असल में उस दिन सुबह सुबह ही रेस्टोरेंट के सामने वाली बिल्डिंग के छोटे से कैफ में बैठा था। खिड़की से हार्वेस्ट स्पाइस का पूरा गेट दिख रहा था। मेरे सामने चाय का कप था और दिल में एक अजीब सा डर। करीब 11 बजे 2 गाड़ियाँ रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। एक पर था फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, दूसरी पर स्टेट एक्सरसाइज। 4-5 लोग उतरकर अंदर चले गए, हाथ में फाइलें, बेज, फ्लिपबोर्ड। मैंने चाय का आखिर घूंट लिया, कैमरा जेब में रखा और सड़क पार करके धीरे धीरे रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा। अंदर जाते ही माहौल अलग था। वेटर घबराए हुए, मैनेजर इधर उधर दौड़ रहा था। किचन से बर्तनों की आवाज़ ज़्यादा तेज आ रही थी, जैसे कहीं कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। एक इंस्पेक्टर ने ऊंची आवाज़ में पूछा, यहाँ का ओनर कौन है? काउंटर से पीछे से ईसा बाहर आई, चेहरे पर जबरन मुस्कान। जी, मैं ओनर हूँ। उसने कहा, कोई दिक्कत है क्या? इंस्पेक्टर ने क्लिपबोर्ड पर नजर डालकर कहा, आज रूटीन इंस्पेक्शन है मैडम, लाइसेंस, स्टॉक, रजिस्टर, केसबुक सब देखना होगा। और हाँ, पिछले 6 महीने के अकाउंट्स भी। निखिल किचन से भागता हुआ आया, पसीने में भीगा हुआ। क्या हो रहा है? उसने हाँफते हुए पूछा। मैं कोने की एक टेबल पर बैठा गया, चुपचाप। किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया, मैं बस देख रहा था। बेटे की आंखों में पहली बार वह डर जो सच में टकराने पर पैदा होता है। इंस्पेक्टर ने काउंटर की तरफ इशारा किया और हाँ, वो बोला, किसी ने अनाम शिकायत की है कि आपके केस से ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। यह आरोप बहुत गंभीर है मैडम। अगर सच निकला तो आप वह बात पूरी करता। उससे पहले ईसा की नज़र मुझ पर पड़ी। वह ठिठक गई। हमारी नज़रें मिली। उसकी आंखों में सवाल था, यह सब तुम्हारा काम है ना? और मेरे दिल में सिर्फ एक डर था, अब जो भी होगा उसके बीच में निखिल खड़ा होगा। यही पर मैं आपको छोड़ता हूँ, क्योंकि आगे जो हुआ उसने सिर्फ बिजनेस नहीं, पूरे परिवार की तस्वीर बदल दी। इंस्पेक्शन वाले दिन के बाद घर की हवा की बदल गई थी। रेस्टोरेंट में जो तूफान उठा, उसकी गूंज मेरे ड्राइंग रूम तक आ रही थी। शाम को दरवाजे की घंटी इतनी जोर से बजी कि मैं चौंक गया। नीना किचन में थी। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर निखिल खड़ा था, बाल बिखरे हुए, शर्ट आधी बाहर, चेहरा थका हुआ और आंखें लाल। अंदर आओ, मैंने धीरे से कहा। वह बिना चंपल उतारे सीधे ड्राइंग रूम में चला गया। सोफे पर बैठकर दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। कुछ सेकंड तक तब उसकी सांसों की आवाज़ थी, ये आपने किया है ना पापा? उसने अचानक सिर उठाकर पूछा। इंस्पेक्शन नोटिस सब
मैंने झूठ नहीं बोला। हाँ, मैंने साफ साफ कहा। मैंने शिकायत की थी। वो हंसा। वो हंसी पागलपन वाली थी, दुख और गुस्से का मिला जुला सुर। वाह, उसने ताली बजाई। लोग बाप बेटे की जोड़ी में बिजनेस खड़ा करते हैं और आप बाप बेटे की जोड़ी में खुद अपने बिजनेस को गिरा रहे हो। ग्रेट स्टोरी बनेगी आपकी। यह स्टोरी पहले ही बन चुकी थी। मैंने शांत आवाज में कहा, जब तुमने मुझे 4 करोड़ देकर भी पार्टनर नहीं माना, जब तुम्हारी पत्नी मेरे पैसों से जुआ खेल रही थी, जब मैंने तुम्हारा नाम MCS साइट पर देखा और अपना नहीं। आपको समझ नहीं आता। वो लगभग चिल्लाया। यह मेरी लाइफ है, मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन है, मेरे नाम से लोन है। अगर कुछ होगा तो जेल भी मैं जाऊँगा, आप नहीं। और अपने ही सिस्टम को मेरे पीछे लगा दिया। उसकी हर बात सच थी और यही सबसे ज़्यादा चुभ रहा था। मैंने सिस्टम को तुम्हारे पीछे नहीं, मैंने धीरे धीरे कहा, तुम्हारे ऊपर लटके हुए झूठ के पीछे लगाया है। अगर तुम साफ होते तो कोई नोटिस तुम्हें नहीं डराता। वो उठ खड़ा हुआ। आपको लगता है मैं साफ हूँ? वो कड़वाहट से बोला। आपको लगता है मैं बचपन से इतना स्ट्रांग था कि शादी करके बिजनेस करके सब खुद चला लूँगा? कभी एक बार भी आपने मुझ पर भरोसा किया? हमेशा कैमरा लेकर घूमते रहे, स्कूल, कॉलेज, शादी, हर जगह आप सिर्फ शूट करते रहे। मैं आपके लिए हमेशा सब्जेक्ट रहा, बेटा नहीं। यह बात मेरे सीने में हथौड़े की तरह लगी। मैंने निखिल को कभी इस तरफ बोलते नहीं सुना था। अगर मैं इतना ही बुरा बेटा था, वो आगे वाला, तो यह 4 करोड़ क्यों दिए? शर्म गिल्ट मिटाने के लिए या एक नई डॉक्यूमेंट्री के लिए कि मैंने अपने निकम्मे बेटे को उठाया? बस करो। नीना बीच में आ गई, जो अब तक किचन से सब सुन रही थी। भैया, जो गलती पापा ने की वो हमने देखी है, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो भी सही नहीं है। जुआ, झूठ, केस खेल में उड़ा देना, यह सब किसका आइडिया था? निखिल ने बहन की तरफ देखा। आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। तुम बीच में मत पड़ो, वह बोला। तुम तो वैसे भी आप दोनों का फेवरेट प्रोजेक्ट हो। समझदार बेटी जिसके हाथ में सब डाटा है, सबूत है। मैं हमेशा सिर्फ पेपर पर गायब साइन था। निखिल, मैंने आखिर कोशिश की। बेटो, बात करते हैं। मैंने जो किया वह क्या किया, यह समझने की कोशिश करो। यह जंग तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हें बचाने के लिए है, मुझे बचाने के लिए। उसने कड़वा से दोहराया। आज पूरे रेस्टोरेंट के सामने इंस्पेक्टर्स ने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं कोई चोर हूँ। स्टाफ मेरे चेहरे की तरफ देखकर फुसफुसा रहे थे। सप्लायर्स ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मेरी इज्जत का क्या? उसे भी डॉक्यूमेंट्री की तरह एडिट करोगे? यह कहकर वह बिना कुछ और बोले बाहर निकल गया। दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा रहा। फिर नीना ने धीरे से कहा, पापा, वह जो भी कह रहा था वह पूरी तरह गलत नहीं था। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मुझे पता है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, शायद मैं बाप से ज़्यादा फिल्म कर रहा हूँ। बस रात में सोया नहीं। पुरानी हार्ड ड्राइव्स निकाल कर देखता रहा। निखिल की बचपन की क्लिप्स, उसकी पहली स्कूल नाट्य मंचन, कॉलेज में उसका कुकिंग कंपटीशन, हमारे छोटे से किचन में उसका पहला अंडा भुर्जी बनाना। हर वीडियो में पीछे से उसकी गाइडिंग आवाज़ दे रहा था, यह करो, वो करो, ऐसे बोलो, वैसे मुस्कुराओ। पहली बार लगा शायद मैंने उसे कभी अपने फैसले लेने नहीं दिए। शायद जब उसने खुद पार्टनर चुना, बिजनेस चुना, तो मैंने डर के मारे उस पर भरोसा ही नहीं किया। और डर का यह मतलब नहीं कि जो ऐसा कर रही थी वह सही था। कुछ दिनों में नोटिस की कॉपी घर भी आ गई। रेस्टोरेंट पर भारी फाइन का खतरा था। कुछ लाइसेंस सस्पेंड में चले गए थे। सोशल मीडिया पर धीमी धीमी बात फैलने लगी। निखिल के रेस्टोरेंट पर रेड हुई। एक सुबह में अपनी गैलरी में बालकनी से नीचे सड़क देख रहा था। नीचे चाय वाला गाड़ी लगाकर अखबार पढ़ रहा था। हेडलाइन में कई छोटे से कॉलम में लिखा था, लोकल रेस्टोरेंट पर फूड सेफ्टी और फाइनेंशियल इरेगुलेटरी की जांच। नाम छोटा सा था, पर मेरे लिए वह किसी चित्कार जैसा था। ऐसे ही दिनों में मुझे पहला फ़ोन आया, उस अनजान नंबर से जो पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करता था। सर, मैं वही हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं भी यहाँ काम नहीं करता। रेस्टोरेंट में स्टाफ का आधा हिस्सा जा चुका है। हमने एक छोटे से
चाय ढाबे पर मिलने का तय किया। वो लड़का लगभग 22-23 साल का था। पतला थकी आंखें पर बात साफ करता था। यह क्या है? मैंने पूछा। अनऑफिशियल केस बुक सर। उसने कहा, मैडम कहती थी सब आधिकारिक बुक में मत डालो, ये अलग लिखो। उसमें जो एम लिखा हुआ था वो मैडम के लिए था। रोज की कलेक्शन में से कितना खर्च आ रहा है, कितना ऑनलाइन गेम में जा रहा है, सब यहाँ है। मैंने पन्ने पलटे। तारीखें, अमाउंट्स, छोटे छोटे नोट्स। आज 1 लाख ऐप में, आज 3 लाख हार गए, कल निकालेंगे। एक एक लाइन मेरा गला और कस रही थी। आप ये सब पहले भी दिखा सकते थे, मैंने धीमे से कहा। डर लगता था सर। उसने आंखें नीचे करके कहा, निखिल सर अच्छे हैं, हम सबके साथ अच्छा बोलते हैं, टाइम पर सैलरी देते हैं रहे, लेकिन मैडम वो किसी से डरती नहीं। सबको कहती थी मेरे ससुर का पैसा है, मेरा हक है, मैं जैसे चाहूँगी वैसे चलाऊँगी। मैंने डायरी बंद कर दी। अब मेरे पास सच था, पूरा नंगा कागज पर लिखा हुआ। उस रात मैं नीना के साथ बैठा और एक बड़ा सा निर्णय लिया। पापा, नीना बोली, आप चाहें तो यह सारी चीज़ें सीधे पुलिस या कोर्ट में ले जा सकते हैं। यह फुल प्रूफ केस बन सकता है। फ्रॉड, मिसयूज, जुआ सब। और फिर मैंने पूछा, निखिल जेल जाएगा या वह लड़की जिससे उसने शादी की है, चाहे वह कैसे भी हो? मेरे पोते पोती अगर कभी हो गए तो उनका क्या? मैंने खिड़की के बाहर देखा। शहर की लाइट्स में भी मुझे बस धुंध दिख रही थी। मैं कोर्ट रूम नहीं चाहता। मैंने धीरे धीरे कहा, मैं कुछ और चाहता हूँ। क्या? मैंने अपने पुराने कैमरों की तरफ देखा, रैक पर रखी हुई फिल्मों पर हाथ फेरा। मैं चाहता हूँ सच खुद बोले, बिना जज, बिना वकील, बिना लॉयर की भाषा के, जिस भाषा में पूरी जिंदगी लोगों को सच दिखाता आया हूँ। कहानी की भाषा में। नीना ने मुझे घूर कर देखा। आप डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, इस बार किसी नेता, बिजनेसमैन या सिस्टम पर नहीं, इस बार अपनी ही कहानी पर। वो डर गई। पापा, यह बहुत खतरनाक है, उसने कहा। आप अपनी फैमिली को पब्लिक के सामने उतार देंगे, लोग जज करेंगे, मीम बनेंगे, आपका नाम, निखिल का नाम, सब तितर बितर हो जाएगा। होने दो, मैंने कड़वाहट से कहा। वैसे भी अभी हम सब अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। कम से कम बाहर सबको सच पता होगा कि किसने किसके साथ क्या किया। अगले कई हफ्ते मेरे लिए जैसे फिर से शूटिंग वाले दिन बन गए। मैंने सारे क्लिप्स, रिकॉर्डिंग्स, स्क्रीनशॉट, बैक स्टेटमेंट, इंस्टाग्राम पोस्ट, लड़के की डायरी सबको एक टाइमलाइन पर रखना शुरू किया। स्क्रीन पर मैंने वॉइस ओवर लिखा। एक बूढ़ा बाप जिसने अपने बेटे के सपने में 4 करोड़ लगाए। एक बहू जिसने उन रुपयों को एक ऐप की स्क्रीन पर उड़ा दिया। और एक बेटा जो इन दोनों के बीच पिसता रहा। प्यार, डर और अहंकार के बीच मैंने खुद का भी इंटरव्यू शूट किया। ट्राइपॉड पर कैमरा रखा, कुर्सी पर बैठकर ईमानदारी से बोला, मैंने गलती की। मैंने कैमरे से कहा, मैंने पैसे बिना कागज के दिए। मैंने बाप बनकर फैसला लिया, बिजनेसमैन बनकर नहीं। मैंने अपने बेटे को बचपन से कैमरे के सामने खड़ा किया, पर उसे कभी अपने कैमरे के पीछे खड़ा नहीं किया। शायद इसलिए वह खुद की कहानी लिखने से ज़्यादा दूसरों से कहानी लिखवाने का आदी हो गया। मैंने निखिल के बचपन की क्लिप्स जोड़ी। उसके छोटे हाथ, पहली बार गैस चलाते हुए, मेरे पीछे से आती हुई गाइडिंग आवाज़, फिर कट रेस्टोरेंट का चमकदार साइन बोर्ड, और उसके बाद इंस्पेक्टर का अंदर जाना। जब रब कट तैयार हुआ तो मैंने उसे अकेले देखा। कई जगह आंखें भर आई, कई जगह गुस्सा आया, कई जगह खुद पर शर्म आई। उसी रात फिर वही अनजान नंबर से कॉल आया। सर, आपने प्रोजेक्ट लगभग पूरा कर लिया होगा। दूसरी तरफ से वही युवा आवाज़ें थी। आप इसे कब दिखाएंगे? आप तुम्हें कैसे पता मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने चौंक कर पूछा। आपको शायद याद नहीं, उसने हल्की हाँ के साथ कहा। कभी आपने एक डिबेट शो में कहा था, सच सिर्फ बनाना नहीं पड़ता, उसे दिखाने की हिम्मत भी रखनी पड़ती है। मैं तब से आपको फैन हूँ। खराब सेल कंपनी सर, इस बार सच आपके घर के अंदर है। क्या आपके पास अभी भी वही हिम्मत है? उसकी बात ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। फ़ोन काटने के बाद मैं देर तक बैठा रहा। बाहर रात गहरी हो रही थी,
लेकिन मेरे दिमाग में स्क्रीन चमक रही थी, फ्रेम दर फ्रेम, सीन दर सीन। मैंने नीना को बुलाया, मुझे यह रिलीज करना है। मैंने कहा, पब्लिक पब्लिक में, सिर्फ फैमिली के लिए नहीं। कहाँ एक छोटे थिएटर में। मैंने जवाब दिया, जितने भी लोग इंडस्ट्रीज में मुझे जानते हैं, फूड क्रिकेट, पुराने चैनल वाले, जर्नलिस्ट, डॉक्यूमेंट्री वाले, सबको इन्वाइट करूँगा। यह सिर्फ फिल्म नहीं होगी, यह सबक होगा मेरे लिए, निखिल के लिए और शायद उन सब के लिए जो रिश्तों के नाम पर आग बंद कर के पैसे देते हैं। और निखिल नीना ने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या उसे बताया जाएगा? मैं चुप हो गया। कुछ देर बाद कहा, अगर मैं पहले बता दूंगा तो वो मुझे रोकने की हर कोशिश करेगा, शायद लीगल नोटिस भेजे, शायद मुझसे नाता तोड़ दे। लेकिन अगर मैंने बिना बताए दिखा दिया तो शायद वह जिंदगी भर के लिए मुझसे नफरत करेगा। यह वही मोड़ था जहाँ से आगे का रास्ता दोनों तरफ से दर्द से भरा था। आखिर मैंने वही किया जो शायद मेरे अंदर का फिल्म मेकर हमेशा से कर रहा था। मैंने कहानी को सच की तरफ झुका दिया, रिश्तों की तरफ नहीं। मैंने थिएटर बुक किया, एक छोटा सा स्क्रीनिंग हॉल जहाँ मैंने बरसों पहले अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई थी। ईमेल और मैसेज के जरिए इनवाइट भेजे। एक निजी स्क्रीनिंग, सच बनाम खून का रिश्ता, शैलेंद्र वर्मा की पर्सनल डॉक्यूमेंट्री। मैंने निखिल को कोई इनवाइट नहीं भेजा, पर मुंबई छोटी दुनिया है, इंडस्ट्री में कोई भी बात छुपी नहीं रहती। स्क्रीनिंग वाले दिन में थिएटर के बाहर खड़ा था, हाथ में गेस्ट लिस्ट। धीरे धीरे लोग आने लगे, पुराने एंकर, डॉक्यूमेंट्री मेकर, कुछ फूड ब्लॉगर्स, 2-3 रेस्टोरेंट मालिक, कुछ मेरे पुराने दोस्त। अंदर हॉल में बैठकर मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। लाइट्स बंद हुई, फिल्म शुरू हुई। पहला फ्रेम, निखिल का बचपन, उसकी हंसी। दूसरा फ्रेम, रेस्टोरेंट का चमकता बोर्ड। तीसरा, मेरी आवाज़। यह कहानी है एक सपने की जो पैसों और अहंकार के बीच फंस गया। फिर धीरे धीरे सच खुलता गया। ईशा के इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक की तस्वीरें, रमी ऐप का क्लोजअप, इंस्पेक्टर्स की विजिट, लड़के की डायरी और सबसे अंत में मेरा खुद का कॉन्फेशन। जब वह सीन आया जहाँ ईशा अपनी दोस्त से कहती है, मैं पागल थोड़ी हूँ कि ससुर का नाम पार्टनरशिप में डालूँ, ब्रांड बूढ़ा लगने लगेगा, तो हॉल में हल्की सी मुहाक जैसी आवाज़ उठी। मैं कुर्सी से किनारे बैठा था, हथेलियाँ पसीने से भीगी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि लोग निखिल को जज कर रहे थे, ईशा को या मुझे। फिल्म खत्म हुई, लाइट्स धीरे धीरे चली, कुछ सेकंड की खामोशी, फिर किसी ने धीरे धीरे ताली बजानी शुरू की। फिर एक दो और फिर पूरा हॉल। ताली की आवाज़ जितनी तेज होती जा रही थी, मेरे अंदर उतना ही खालीपन बढ़ रहा था। स्क्रीनिंग के बाद लोग मेरे पास आए, शैलेंद्र जी, क्या ईमानदार फिल्म बनाई है, आपने हिम्मत दिखाई सर, अपना घर दिखा दिया। यह तो क्लासिक केस स्टडी है फैमिली और बिजनेस को मिलाने की गलती का। बस सिर हिलाता रहा। बाहर से सबको यह हिम्मत लग रही थी, अंदर से मुझे लग रहा था कि मैंने अपना ही घर नंगा कर दिया है। इसी बीच थिएटर के कोने में मैंने निखिल को देखा। वो दीवार से टिका खड़ा था, चेहरा पत्थर जैसा, आंखें सूजी हुई। मुझे नहीं पता वह कब से वहाँ था, किस फ्रेम से उसने फिल्म देखनी शुरू की थी। हमारी नज़रें मिली। वह एक पल को भी भीगी आंखों के साथ मेरी तरफ देखता रहा, फिर हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, ठीक है पापा, आपने अपनी फिल्म पूरी कर ली। उसने जेब से फ़ोन निकाला, कुछ टाइम किया और हॉल से बाहर चला गया। मेरे फ़ोन पर मैसेज वाइब्रेट हुआ। मैंने स्क्रीन देखी, उसका मैसेज था, कॉन्ग्रेचुलेंस डायरेक्टर साहब, अब आपके पास परफेक्ट क्लाइमेक्स है। आज से आपका कोई बेटा नहीं है। उस एक लाइन ने पूरी ताले की आवाज़ डुबा दी। मैंने हॉल के अंदर चारों तरफ देखा, चेहरे, लोग, तारीफ, प्रशंसा, सब धुंधला पड़ गया। मेरे हाथ काँप रहे थे। मैंने कुर्सी पकड़ी ताकि मैं गिर ना पड़ूं। मैंने जिंदगी में बहुत फिल्में बनाई थी, पर आज पहली बार लगा शायद यह मेरी सबसे बड़ी हिट नहीं, मेरी सबसे बड़ी हार थी। और ये से शुरू होनी थी वह आखिर लड़ाई, बदले और माफ़ी के बीच, सच और अपने ही खून के बीच। थिएटर से लौटने के बाद मेरे कमरे से अजीब सी चुप्पी थी। बाहर से सबने मुझे बहादुर कहा था, ईमानदार कहा था, लेकिन मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर जो आखिर मैसेज चमक रहा था, वह सिर्फ एक शब्द था, हाँ, आज से आपको कोई बेटा नहीं है।
कई दिन तक मैं उस मैसेज को डिलीट नहीं कर पाया। रोज़ सुबह उठकर वही लाइन सबसे पहले दिखती, रात को सोने से पहले भी वही। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे दिल पर टैटू बना दिया हो। निखिल से कोई बात नहीं हो रही थी। ईशा ने तो वैसे भी मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। कॉल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, सब पर। रेस्टोरेंट पर रेगुलेटरी नोटिस के बाद से कस्टमर भी कम हो गए थे। फाइन लाइसेंस, स्टाफ, सप्लायर्स सबके मारे ने धीरे धीरे वह चमकदार बोर्ड भी सुना कर दिया। 1-2 महीने के अंदर अंदर खबर आई, हार्वेस्ट स्पाइस बंद हो गया। किसी ने कहा कर्ज ज़्यादा था, किसी ने कहा पार्टनर्स ने झगड़ा हो गया, किसी ने कहा गेमिंग की आदत ने सब डुबा दिया। मैं अपने छोटे से फ्लैट में बैठा अखबार के कोने में छिपी यह खबर पढ़ रहा था। वो सोच रहा था, यह मैंने किया या यह वैसे भी होना था। हीना अक्सर मुझसे पूछती, पापा अगर आपने डॉक्यूमेंट्री और शिकायतें नहीं की होती तो क्या रेस्टोरेंट बच जाता? मैं हर बार कहता शायद कुछ महीने और, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं देता था। समय बीतता गया। एक एक करके रेस्टोरेंट के पुराने स्टाफ किसी न किसी तरह संपर्क में आए। कोई नई नौकरी के लिए रिकमेंडेशन मांगने, कोई बस हाल पूछने। हर कोई एक ही बात कहता, निखिल सर टूट गए हैं सर। वो अच्छे इंसान है, पर सबके बीच फंस गए थे। एक दिन शाम को मैं लोकल रेड के स्टेशन के पास वाले छोटे चाय स्टॉल पर बैठा था। वही जगह जहाँ से कभी मैंने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री के इंटरव्यू किए थे। ट्रैक के उस पार वाले फुटपाथ पर मेरी नज़र अटक गई। वहाँ एक पुरानी सी कार खड़ी थी। कार के बोनट पर किसी ने चादर डाल रखी थी। अंदर से हल्की सी रोशनी और साए दिख रहे थे। थोड़ी देर ध्यान से देखने पर मैंने नंबर प्लेट पढ़ी। वही कार थी जो निखिल ने रेस्टोरेंट खोलने पर ली थी, EMI वाली, जिस पर ईशा ने इंस्टाग्राम पर लिखा था आवर न्यू बेबी। अब वह बेबी फुटपाथ पर खड़ी थी। मैंने चाय वाले से पूछा, यह कार रोज़ यहीं रहती है क्या? वह बोला, हाँ साहब, कई हफ्तों से रात को एक आदमी अंदर सोता है। कभी कभी सुबह नहाने के लिए स्टेशन के नल से पानी भरता है। मेरी सांस अटक गई। मैंने चश्मा ठीक करके थोड़ा और ध्यान से देखा। कार का दरवाज़ा खुला। एक दुबला सा आदमी बाहर आया, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए। वही चेहरा जो मैंने कैमरे पर सैकड़ों बार शूट किया था। निखिल। कुछ सेकंड के लिए मेरी टांगें पत्थर हो गई। फिर मैं सड़क पार करके धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। वो मुझे देखकर ठिठक गया। हम दोनों कुछ बोले बिना बस एक दूसरे को देखते रहे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, होठ सूख चुके थे, कपड़ों पर सिलवटें। सबसे पहले उसने ही चुप्पी तोड़ी। आ गए डायरेक्टर साहब, उसने हल्की मुस्कान से साथ कहा, लेकिन उस मुस्कान में कोई जान नहीं थी। नहीं डॉक्यूमेंट्री के लिए फुटेज चाहिए, रेस्टोरेंट के बाद निकम्बे बेटे की जिंदगी। मैंने सीधा जवाब दिया, कैसा है तू? उसने कंधे उचकाए, जिंदा हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि जब तक एमी भरता रहूँगा। कार मेरी है, रेस्टोरेंट गया, एमी बंद, घर भी गया, अब कार ही घर है। मैंने चारों तरफ देखा। एक तरफ रेलवे लाइन, दूसरी तरफ भीड़, हॉर्न, शोर। बीच में मेरा बेटा जो कभी चमकदार किचन के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाता था, अब स्टेशन के नल पर चेहरा धो रहा था। ईशा, मैंने धीरे से पूछा। उसके चेहरे पर एक पल को साया आया, चली गई। उसने कहा, शुरू में तो बोली हम मिलकर सब संभालेंगे, फिर पता चला उसके ऊपर भी इतना कर्ज है कि वह खुद डूब रही है। एक दिन बस कहकर चली गई, तुम्हारे बाप की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। शायद वह भूल गई कि मेरा बाप ने पैसा दिया था। आग नहीं। मैंने गहरी सांस ली। मन में आया, कहूँ मैंने भी जो किया तुम्हें बचाने के लिए किया, लेकिन उसकी हालत देखकर यह वाक्य गले में अटक गया। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। फिर मैं बोला, चल कहीं बैठते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। हम पास की एक छोटी दुकान पर बैठे। मैंने 2 प्लेट पोहा और 2 चाय मंगाई। वह चुपचाप खाते हुए अपने हाथों को देख रहा था। काम? मैंने पूछा। कुछ ढूंढा कौन देगा? उसने कड़वाहट से कहा, इंडस्ट्री में सबको पता है मेरे रेस्टोरेंट पर रेड हुई थी तुम्हारी फिल्म देखने के बाद। कई लोग बोले शानदार एक्सपोज है, पर हमें ऐसे आदमी को जॉब कैसे दे जिसके घर की कहानी सबको पता है?
उसने मेरी तरफ देखा। आपने मुझे सही दिखाया, गलत यस बहस बाद में भी हो सकती है। वह बोला, पर एक बात तो क्लियर है, आपने जो किया उसका बिल सिर्फ से भर रहा हूँ। मेरे पास तुरंत कोई जवाब नहीं था। काफ़ी देर तक मैं चाय की सतह पर बनते बिगड़ते बुलबुले देखता रहा। निखिल, मैंने आखिरकार कहा, अगर मैं कहूँ कि मुझे पछतावा है तो क्या तू मानेगा? वो हंसा। इस बार वो हंसी पहले वाली जितनी तेज नहीं थी। आपको पछतावा है कि मैंने मैसेज में लिखा अब आपका कोई बेटा नहीं है? उसने धीरे से कहा, या पछतावा यह है कि आपने मुझे पहले कभी बेटा बनाया ही नहीं, सिर्फ स्टोरी का कैरेक्टर बनाया? मैंने पहली बार बिना बचाव किए मान लिया, शायद दोनों। मैंने कहा, मैंने हमेशा कैमरा तुम्हारी तरफ देखा, तुम्हारे साथ कभी बैठकर नहीं पूछा कि तुम्हें क्या डर लगता है, क्या समझ में नहीं आता। तुम फंसे थे, मैंने तुम्हें गाइड करने की जगह तुम्हारे ऊपर फिल्म बना दी। हम दोनों की आंखें हल्की वल्की भर आई। स्टेशन की भीड़, गाड़ियों का शोर, सब दूर दूर लगने लगा। अब क्या करेंगे पापा? उसने पहली बार उस दिन मुझे पापा कहकर बुलाया। एक शब्द मेरे लिए किसी ओवट से बड़ा था। मैंने धीरे से कहा, अगर तू सच में बदलना चाहता है और अगर तू तैयार है कि इस बार हम दोनों मिलकर दिमाग से और दिल से काम करेंगे, तो शायद यह खत्म नहीं, एक नई शुरुआत हो सकती है। उसने आंखों में सवाल लेकर कहा, जैसे कैसी शुरुआत? मैंने अपने बेटे से छोटा सा डायरी निकाला जिसमें मैंने पिछले कुछ हफ्तों से कुछ नोट किए थे। रेस्टोरेंट मत खोलो फिर से, मैंने कहा। ज़्यादा बड़ा सपना था, भारी गिरा। हम छोटा शुरू करेंगे, छोटा सा फूड कार्ट या क्लाउड किचन, बिना चमक दमक, बिना फैंसी बोर्ड, सिर्फ अच्छा खाना, साफ काम और पैसा। उसने पूछा, आप फिर से देंगे? मैंने सीधे उसके आंखों में देखा। हाँ, मैंने कहा, लेकिन इस बार भावनाओं से नहीं, शर्तों से। यह इन्वेस्टमेंट होगा, गिफ्ट नहीं, लिखित एग्रीमेंट होगा। अगर तू फेल होता है तो मेरा पैसा खोएगा, अगर तू सफल होता है तो मैं आधिकारिक पार्टनर होऊंगा, सिर्फ भावनात्मक नहीं। उसने कुछ देर सोचा, फिर बोला, और अगर मैं फिर से घबरा गया, अगर फिर से किसी कहने में आ गया, अगर फिर से गलत चुना, तो इस बार हम पहले से तैयारी करेंगे। मैंने कहा, कुछ शर्तें होगी। पहले तू जुआ छोड़ने के लिए काउंसलिंग और ग्रुप मीटिंग में जाएगा, चाहे तू कहे कि तूने खुद कभी नहीं खेला, लेकिन तूने जिसने खेला उसे रोका नहीं, यह भी गलती है। दूसरी, हर महीने का हिसाब किताब पारदर्शी होगा। नीना देखेंगी, मैं देखूंगा, चार्टर्ड अकाउंट में देखेंगे। तीसरी, किसी भी पार्टनर के साथ, चाहे वह पत्नी हो या दोस्त, लिखित में बात होगी, सिर्फ ट्रस्ट भी, पर कुछ नहीं होगा। निखिल ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी उम्मीद दिखी, जो बहुत दिनों से गायब थी। और बदलेगा क्या? उसने अचानक पूछा, आपके अंदर जो आग थी, जो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाकर निकाली, वह खत्म हुई? मैंने हंसते हुए कहा, बदला तेज आग है बेटा, चला में बहुत मज़ा आता है, पर बाद में सिर्फ राख बचती है। उस आग में मैंने तुम्हें भी झोंका, खुद को भी। अब मुझे राख से घर बनाना है, आग से नहीं। कुछ महीने बाद एक छोटा सा फूड कार्ट हमारे मोहल्ले के एक साइड लेन में खड़ा था। बोर्ड पर लिखा था, निखिल स्वम किचन, सादगी वाला खाना। कोई फैंसी लाइट नहीं, कोई चमकदार सजावट नहीं, बस साफ काउंटर, गरम गरम खिचड़ी, पुलाव, सब्जी और रोटी और दो तीन हेल्दी स्नैक्स। ऑनलाइन ऐप पर लिस्टिंग धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहली रेटिंग आई 5 स्टार, खाने में घर जैसा स्वाद। दूसरी, ओनर खुद कस्टमर से बात करता है, अच्छा लगता है। हर रोज़ शाम को कुछ देर के लिए मैं भी वहाँ जाता, दूर वाली बेंच पर बैठकर उसे देखता। वह थकता भी था, मुस्कुराता भी, हिसाब भी करता, स्टाफ से भी अच्छे से बात करता। कई बार कोई पुराना जानकार आता, पूछता, अरे तुम तो बड़े रेस्टोरेंट वाले थे ना, अब काटा? मैं दूर से उसकी आंखों में देखता कि क्या वह शर्म से झुक जाएगा या गुस्से से भर जाएगा, पर वो मुस्का कर कहता, हाँ, वहाँ गिराना जरूरी था, तभी तो समझ में आया कि खड़े कैसे रहना है। अब जो कर रहा हूँ समझ कर रहा हूँ। रात को हम दोनों बैठकर खाते, कभी वही कार्ड के पीछे, कभी मेरे घर की डाइनिंग टेबल पर। हिसाब की डायरी हर बार मेज पर होती। मैं अभी भी पुराना सच वाला आदमी था, पर अब
कैमरा ज़्यादातर बंद रहता और कान खुले। मैं सुनता, वो बोलता, कभी कभी वो सुनता, मैं बोलता। एक दिन मैंने उससे पूछा, अगर मैं वो डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाता? तो वो चुप हो गया। फिर बोला, शायद मैं आज भी किसी बड़े किचन में खड़ा होता, ऊपर से मुस्कुराता, अंदर से टूटता। शायद ईसा के साथ और गहरे कर्ज में फंस जाता। शायद स्टाफ की सैलरी खाने लगता, सप्लायर्स का पैसा डुबा देता। शायद तब हादसा और बड़ा होता और आप कुछ कर भी नहीं पाते। उसने मेरी तरफ देखा। आपने जो किया वह तरीका गलत था, उसने कहा, पर सच दिखाने का इरादा गलत नहीं था। बस आपको पहले अपने बेटे से बात करनी थी, दुनिया से नहीं। मैंने सिर झुका लिया। अब समझ में आ गया। कुछ महीनों बाद उस डॉक्यूमेंट्री को मैंने इंटरनेट से हटा दिया। लोगों ने पूछा, शैलेंद्र जी, इतनी ईमानदारी फिल्म क्यों हटा दी? मैंने कहा, फिल्म ईमानदार थी पर टाइमिंग नहीं। मैंने सच दिखाया पर पहले गलत आदमी को दिखाया, दुनिया को, बेटे को नहीं। अब मैं वही फुटेज, वही क्लिप्स, वही कहानी सिर्फ कभी कभी किसी वर्कशॉप में दिखाता हूँ। ऊपर टाइटल बदल कर, पैसा, रिश्ता और सबका। वर्कशॉप के आखिर में हमेशा 3 बातें बोलता हूँ। पहली, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं, चाहे वो अपना ही बच्चा क्यों ना हो, तो उसे लिखित में दीजिए। प्यार और भरोसा कागज़ से कम नहीं होता। कागज़ प्यार को मजबूत बनाता है। दूसरी, परिवार और बिजनेस को मिलाओ, पर सीमाएं साफ रखो, नियम बनाओ, बात करो, हिसाब रखो। सिर्फ तू तो मेरा अपना है सुनकर साइन मत करो। तीसरी, बदलाव और इंसाफ एक चीज़ नहीं है। इंसाफ में सुधार की गुंजाइश होती है, बदले में नहीं। मेरे बदले ने मेरे बेटे को लगभग सड़कों पर पहुंचा दिया। मेरे पछतावे और माफ़ी ने उसे दोबारा खड़ा होना सिखाया। आज भी सुबह सुबह जब मैं गली के मोड़ पर पहुंचता हूँ, तो दूर से निकल के काट की हल्की सी भाप दिखती है। वो मुझे देखकर हाथ मिलाता है। पापा, आज नई डिश ट्राई करनी है। कस्टमर से पहले आपका फीडबैक चाहिए। मैं मुस्कुरा कर उसके पास जाता हूँ, एक प्लेट लेकर बैठ जाता हूँ। अब हमारे बीच कैमरा नहीं होता, बस बातचीत होती है। और अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं और आपके जीवन में भी कहीं ऐसा रिश्ता है जहाँ पैसा, भरोसा और गुस्सा एक साथ उलझ गए हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, समय रहते बात कर लीजिए, कागज़ पर लिख लीजिए। ज़रूरत हो तो मदद ले लीजिए, पर बदले की आग में अपने घर को मत जला दीजिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख भेजें। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।